समझेंगे कि भूमिगत जल होता क्या है, उसके बाद समझेंगे कि कास्ट स्थलाकृतियाँ क्या होती हैं, ठीक ना, और कास्ट प्रदेश क्या होते हैं, और उसके बाद फिर हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो देखो भूमिगत जल क्या होता है। भूमिगत जल से तात्पर्य ऐसे जल से है जो जमीन के ऊपरी सतह पर नहीं रहता, जो सतही जल नहीं है। भूमिगत जल क्या है, नीचे जमीन के नीचे रहता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, भूमिगत जल। जैसे सतही जल में क्या हम लोग बहते हुए जल पढ़े, जैसे नदियाँ, पिछले क्लास में हम लोग क्या किए थे, नदियों द्वारा बनी स्थलाकृतियों को पढ़े थे। तो इसमें ये जो भूमिगत जल द्वारा है, भूमिगत जल क्या करता है, सतही नहीं है, ये जमीन के नीचे रहता है, ठीक। अब भूमिगत जल जमीन के नीचे जो रहता है उसको सब सरफेस वाटर भी कहते हैं, भूमिगत जल को, और क्या कहते हैं, सब सरफेस वाटर। ठीक है, क्या कहते हैं, सब सरफेस वाटर, ठीक है। अधः तल जल, इसको अधः तल जल भी कहते हैं, सब सरफेस वाटर भी इसको हम कहते हैं। क्लियर। अब देखिए, तो जो सब सरफेस वाटर है, जो अधः तल जल है, ये आखिर बन कैसे जाता है, ठीक ना। तो बनता कैसे है, जब पानी, जब जल, ठीक है, सतह के अंदर रिस करके चला जाता है, जब जल क्या होता है, सतह के अंदर रिस करके चला जाता है, ठीक है, तो वो काफ़ी नीचे गहराई तक चला जाता है, ठीक है, ऊपर हमें वो दिखाई नहीं देता। इसी प्रकार के जल को क्या बोलते हैं, भूमिगत जल बोलते हैं, ठीक है। नहीं, वर्षा का जल भूमिगत जल, वर्षा का जल किसी भी प्रकार का जल हो, अगर वह रिस करके ज़मीन के अंदर चला गया तो उसको हम क्या बोलेंगे, भूमिगत जल। भाई भूमिगत जल से ही तो हम हैंडपंप से पानी निकालते हैं, तो पानी कहाँ से आता है हैंडपंप में, भूमिगत जल से ही आता है, ठीक। कुआं जब हम खोदते हैं तो उसमें पानी कहाँ से आता है, भूमिगत जल से ही आता है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि नीचे कहीं पर पानी बहुत इकट्ठा हुआ है, हम हैंडपंप लगा के उसी को निकाल रहे हैं। चाहे कुआं इतना खोद दिए कि पानी नीचे कहीं तालाब जैसा है ज़मीन के अंदर और खूब पानी इकट्ठा है, हम वहाँ तक कुआं खोद दिए पूरा। इसे ये मत समझिएगा कि कुछ इस तरीके से कार्यक्रम होता है, जैसे ये पानी, ये है क्या है, ठीक, कुआं हम यहाँ पे खोद रहे हैं, ठीक ना। तो ये पूरा क्या है, भूमिगत जल बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पे है, मैं समझा रही कि नहीं। तो कुआं डायरेक्ट हम जब खोदते हैं तो इसमें थोड़ी जो है कि आ जाता है, बात समझा रही कि नहीं। तो कुएं में जो जल आता है, अब इसी में हम बोरिंग लगा दें, हैंडपंप लगा दें, सबमर्सिबल लगा दें, तो ऐसा नहीं है कि नीचे पानी बहुत एक जगह इकट्ठा है, नहीं। हम जो जगह बनाते हैं, ठीक है, बोरिंग के माध्यम से, तो ये जो सतह, जो जमीन में, ठीक है, जो मिट्टियों के बीच में, चट्टानों की परतों के बीच में जो जल रहता है, वही जल रिस करके क्या करता है, आ जाता है, तो हमें कुएं में पानी दिखाई देता है। और ऊपर भाई जगह हम बनाए हैं खोद करके, तो जब रिस के आएगा तो पूरा वो क्या होगा, पानी बनेगा ही। बात समझ में आ रही नहीं, ठीक ना। तो ये इसका रीज़न है। देखिए, चट्टानों की परतों, पानी जब रिस करके जाता है तो चट्टानों की परतों में बीच में क्या होता है, ये पानी रह जाता है, ठीक ना। ये चट्टानें हैं, चट्टानों के बीच में क्या है, पानी रिस करके वहाँ रहता है, नमी बना के रहता है, ठीक। तो ये क्या होता है, भूमिगत जल। अब भूमिगत जल बाहर कैसे आता है, जैसे गर्म जल के सोते, हमने बताया ना, क्या पानी वहाँ से हमेशा अपने आप बाहर निकलता रहेगा, हॉट स्प्रिंग्स, ठीक। कुआं खोद दिए हम, निकल रहा है पानी। क्लियर हो रहा है कि नहीं, बताइए। देखिए, यह माना जाता है कि जमीन के अंदर जितना भूमिगत जल है, भूमिगत जल जमीन के अंदर जितना भी है, अगर उसको हम जमीन के ऊपर ला दें तो जमीन के ऊपर 500 फीट पानी जम जाएगा। कितना फीट हो जाएगा, 500 फीट पानी हो जाएगा। कहाँ, जमीन के ऊपर, अगर हम भूमिगत जल को बाहर निकाल दें तो। स्लीचर एक विद्वान है, कौन, स्लीचर महोदय तो यहाँ तक कहते हैं कि भैया सिर्फ उतना ही नहीं है, अगर हम भूमिगत जल को बाहर निकाल लेंगे तो यह 1500 फीट से
3500 फीट ऊपर पानी क्या हो जाएगा, आ जाएगा। इतना ज़्यादा जो है भूमिगत जल मौजूद है। हालांकि भूमिगत जल कितना मौजूद है इसका पता लगाना असंभव है, कोई नहीं लगा पाया। ठीक ना भाई, कहाँ मौजूद है, किन प्रकार की चट्टानों में मौजूद है, परतों में मौजूद है, मिट्टी में मौजूद है, बहुत सारी चीज़ें हैं ना, तो उसका पता लगाना संभव नहीं है। क्लियर। अब हम बात करेंगे भूमिगत जल के स्रोत के बारे में कि भूमिगत जल के क्या हैं स्रोत, क्या है, क्या चीज़, भूमिगत जल के स्रोत क्या है। स्रोत तो पहला वर्षा का जल, क्या है, वर्षा का जल। वर्षा, इसको हम कह लें वर्षण, क्या कह लें, वर्षण। वर्षा और वर्षण में अंतर है। वर्षा में केवल बारिश का पानी होगा और वर्षण में बर्फबारी को भी हम काउंट करते हैं। वर्षण में बर्फबारी, ओस, वर्षा का जल, है ना, ये सब होगा। और केवल वर्षा कहेंगे तो इसमें बस जो बारिश का पानी होता है वही आएगा इसमें। तो वर्षण का जल, है ना, वर्षा का जल, जब बारिश होती है तो पानी क्या होता है, झीलों में, तालाबों में, नदियों में और फिर नदियों के माध्यम से समुद्रों में जाता है। वर्षण होता है तो बर्फबारी जो होती है वो बर्फ क्या होता है, पिघल करके फिर समुद्र, नदियों के माध्यम से समुद्रों में जाता है। ठीक, तो फिर वहाँ से वो क्या करता है, जमीन के नीचे सोख करके चला जाता है। तो एक तो ये चीज़ हो गया भूमिगत जल। दूसरा जो है कि सहजात जल होता है। दूसरा क्या होता है, सहजात जल। सहजात जल जो दूसरा है वो सहजात जल है। अब सहजात जल क्या होता है, कॉनेट वाटर। कॉनेट वाटर क्या होता है भाई, देखिए जब चट्टानों की परतों के बीच में वाटर जाके इकट्ठा हो जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सहजात जल। इसको तलछटी जल भी बोलते हैं। तलछटी का तलछट, तलछट क्या होता है भाई, परतदार चट्टानों को तलछट चट्टानें भी कहते हैं। परतदार को तलछट या और क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान कहते हैं ना। तो ये क्या है, सहजात जल हम इसको बोलते हैं। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे आर्टीजियन कूप की। किसकी बात करेंगे, आर्टीजियन कूप। ठीक ना, ध्यान से इसको देखना है, थोड़ा समझ लेना है। आर्टीजियन कूप की बात करेंगे। देखिए आर्टीजियन कूप क्या होते हैं। आर्टीजियन कूप ऐसे कूप होते हैं जिनकी, ऐसे कूप, कूप का मतलब क्या, कुआं। आर्टीजियन कुएं ऐसे कुएं होते हैं जिनको मानव खोदता है जमीन में। मानव द्वारा निर्मित कुओं को क्या बोलते हैं, आर्टीजियन कूप। ठीक, लेकिन क्या सभी कुओं को हम आर्टीजियन कूप बोलेंगे, नहीं, सभी कुओं को हम आर्टीजियन कूप नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिएगा कि हम उन्हीं कुओं को आर्टीजियन कूप बोलेंगे जिनसे पानी स्वतः बाहर आता हो। ठीक ना, मशीन वगैरह लगा करके हमें उसे निकालना नहीं पड़ता है। क्लियर हुआ। जैसे गर्म जल के सोते, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, क्या, जो हॉट स्प्रिंग्स होते हैं, गर्म जल के जो सोते होते हैं उनसे पानी खुद बाहर निकलता है, तो वो नेचुरल होते हैं, वो प्राकृतिक होते हैं। तो सोते में, गर्म जल के सोते में और आर्टीजियन कूप में अंतर क्या है। गर्म जल का सोता पूरी तरह से प्राकृतिक होता है, मानव इसको नहीं बनाता, ये अपने से कुआं टाइप का बन जाता है और उससे निकलता है, बताया था ना हमने, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप। और आर्टीजियन कूप क्या होते हैं, इनको मानव खुदाई करता है जमीन के अंदर। क्या करता है, मानव खोदता है कुआं और उससे पानी स्वतः बाहर आता है। ऐसे कूप को क्या बोलते हैं, आर्टीजियन कूप। एक और जानकारी देख लीजिए, आर्टीजियन कूप की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ हुई थी, फ्रांस में। कहाँ पे, उत्तरी फ्रांस में सबसे पहले आर्टीजियन कूप खोदे गए। ठीक है, फ्रांस का एक जिला है आर्टियोस। ठीक है, आर्टियोस जिले में सबसे पहले ऐसे बहुत ढेर सारे क्या हुए, कूप खोदे गए। और इन कूपों के कारण क्या है कि
इसका नाम ही जो है कि आर्टेशियन कूप पड़ गया। वर्तमान में सबसे ज़्यादा आर्टेशियन कूप कहाँ है? वर्तमान में सबसे ज़्यादा आर्टेशियन कूप कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में हजारों की संख्या में आर्टेशियन कूप हैं। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, भूमिगत जल होता है, ऐसे कूप खोदे जाते हैं जहाँ से भूमिगत जल स्वतः बाहर आने लगता है, उसको क्या बोलते हैं? आर्टेशियन कूप। क्लियर? एक बार फिर से सुन लीजिए। हॉट स्प्रिंग्स, जो गर्म जल के सोते होते हैं, जो सोते होते हैं, इसको मानव नहीं बनाता, स्वतः बनता है, प्राकृतिक, बाय नेचर। ठीक, नेचुरल है पूरी तरीके से, और पानी खुद बाहर आता है अपने आप। आर्टेशियन कूप क्या होता है? इसको मानव बनाता है, लेकिन पानी इसमें भी प्राकृतिक रूप से अपने आप आता है। बनाता मानव है, लेकिन पानी खुद बाहर निकलता है। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? आर्टेशियन कूप। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे कास्ट स्थलाकृतियों की। भूमिगत जल क्या होता है समझ गए, भूमिगत जल का स्रोत क्या है समझ गए। अब एक और हम बात करेंगे कास्ट स्थलाकृतियाँ। कास्ट स्थलाकृतियाँ, कास्ट का मतलब होता है चूना, लाइन, चूना। तो कास्ट स्थलाकृतियाँ हमें चूना प्रदेशों में ही देखने को मिलती हैं। कहाँ देखने को मिलती हैं? चूना प्रदेशों में ही देखने को हमें मिलती हैं। ठीक, और ये जो स्थलाकृतियाँ होती हैं दिखने में बड़ी सुंदर होती हैं। ठीक है, बेहतरीन होती हैं, हमें बहुत अच्छा दिखाई देती हैं। बात समझ आ रही है क्या? ये स्थलाकृतियाँ हमें अच्छा दिखाई देती हैं, देखने में बेहतरीन होती हैं। ठीक, दुनिया की सबसे बड़ी जो कास्ट स्थलाकृति है, ठीक ना, वो यूगोस्लाविया में है। यूगोस्लाविया एक देश था पहले, ठीक है, अब उसका नाम बदल करके स्लोवेनिया हो गया है। तो एग्जाम में आपको कंफ्यूज कर सकता है, एग्जाम में क्या कर सकता है? आपको कंफ्यूज कर सकता है। तो यूगोस्लाविया ही स्लोवेनिया है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक ना, यूगोस्लाविया ही क्या है? स्लोवेनिया है। ठीक, यूगोस्लाविया या स्लोवेनिया, यूगोस्लाविया या स्लोवेनिया का प्रदेश। ठीक, दुनिया का सबसे बड़ा चूना प्रदेश है। अब भारत में बात करेंगे तो भारत में कहाँ है भाई? तो भारत में जो मुख्य रूप से चूना प्रदेश है, जो कास्ट प्रदेश है, वो मेघालय है। मेघालय के कुछ क्षेत्रों में कास्ट प्रदेश पाया जाता है, चूना प्रदेश पाया जाता है। बात समझ में आ रही कि नहीं? ठीक ना, ये चीज़। आइए, ये चीज़ हो गया। अब इसमें जो हम लोग देखेंगे कास्ट स्थलाकृतियों में, कास्ट स्थलाकृतियाँ भी क्या होती हैं? दो प्रकार से निर्मित होती हैं। एक अपरदनात्मक स्थलाकृति, क्या? अपरदनात्मक कास्ट स्थलाकृति। अपरदनात्मक कास्ट स्थलाकृति में हम अगर बात करेंगे तो सबसे पहले टेरा रोसा, टेरा रोसा। ठीक, अब टेरा रोसा क्या होता है भाई? देखिए, जब कोई प्रदेश, ठीक ना, चूनायुक्त हो, जब कोई प्रदेश क्या हो? चूनायुक्त हो। बात समझ में आ रही है? जब कोई प्रदेश चूनायुक्त हो, इस तरीके से मान सकते हैं ना। मान लीजिए कि ये कोई प्रदेश था, ये चूनायुक्त है, इस पर जो है कि ऐसे 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 चीज़ें मतलब बन गया। बात समझ में आ रही है? जो जल है, जल ऐसे ऐसे रिस करके नीचे चला गया। जल इस प्रकार से रिस करके ज़मीन में क्या हुआ? नीचे चला गया। तो इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है? टेरा रोसा कहलाती है। क्या कहलाती है? टेरा रोसा। क्लियर? जो दूसरी स्थलाकृति है वो है लेपीज। क्या? लेपीज। ठीक ना, लेपीज जो स्थलाकृति होती है वो चूनायुक्त प्रदेश में जब पानी बहता है ना, जब पानी चूनायुक्त प्रदेश में जाता है तो लेपीज कुछ इस तरीके से बन जाती है। ठीक ना, इस पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन हो जाती है। ज़मीन कैसी हो जाती है? ऊबड़ खाबड़ हो जाती है। तो इस प्रकार की स्थलाकृति क्या कहलाती है? लेपीज कहलाती है। देखिए अब इस पर चल पाएंगे? अच्छा,
ऐसा होता क्यों है? ठीक है, ऐसा होता क्यों है? तो देखिए जो लैटराइट टेरा रोसा की अगर हम बात करें तो टेरा रोसा में जो लैटराइट कण होते हैं उनका निछालन हो जाता है, तो वो रिच करके जमीन के नीचे चले जाते हैं, तो ऊपर ऐसे जो है कि बूंदाबांदी टाइप का स्थलाकृति देखने को मिलेगी। लैपीज में क्या होता है कि जो चूना युक्त चट्टानें होती हैं, जो लाइम स्टोन मतलब चूना पत्थर जो होता है, पानी जाने से वो गल जाता है और गल करके नीचे पानी रिस के नीचे चला जाता है, तो उसके साथ चूना भी क्या हुआ, रिस के नीचे चला गया, तो वहाँ का जो प्रदेश होगा वो इस तरीके से दिखाई देने लगेगा। इस पे चलना बड़ा मुश्किल होता है, इसको क्या बोलते हैं, लैपीज। ठीक ना। एक चीज़ और ध्यान रखिए, ठीक ना, जब नदियों द्वारा बनी स्थलाकृतियों को हम पढ़ते हैं उसमें एक चीज़ आई थी, शायद हम बताए हैं या नहीं बताए हैं, ठीक ना, बता देते हैं, उसको सुन लीजिए। जो बड़ा कंफ्यूज करता है वो होता है लेवीज। क्या होता है, लेवीज, ठीक ना, अंतर है। लेवीज का मतलब होता है प्राकृतिक तटबंध, प्राकृतिक तटबंध। लेवीज क्या होता है, प्राकृतिक तटबंध होता है। जब नदी, हमने बताया था कि जब नदी इस तरीके से मोड़ लेती है, ठीक ना, तो यहाँ पे अपने अवसादों को जमा करने लगती है। जब नदी मोड़ लेती है तो यहाँ पर क्या करती है, अपने अवसादों को ऐसे यहाँ जमा करेगी, फिर यहाँ जमा करेगी, फिर यहाँ जमा करेगी, ठीक ना। बाहर वाले भाग को काटेगी, बाहर वाले भाग का क्या करेगी, अपर्दन करेगी, और अंदर वाले भाग को अवसादित करेगी, जमा। तो इसी को प्राकृतिक तटबंध। अब बाढ़ इधर नहीं आता है, जिधर काटती है उधर ज़्यादा बाढ़ आने की संभावना होती है, तो इसको प्राकृतिक तटबंध कहते हैं। इसका नाम है लेवीज। क्या है, लेवीज, और ये लैपीज है, तो अंतर समझना है, ठीक ना। लैपीज है, ठीक, ये अपर्दनात्मक स्थलाकृति है, और यहाँ अवसाद जमा कर रही है, तो ये निक्षेपात्मक स्थलाकृति है जो नदी बनाती है। क्लियर हुआ? चलिए आगे आइए, देखते हैं अब। तो ये रही बात लैपीज की, ठीक ना। अब देखिए लैपीज के बाद जो अगली स्थलाकृति हम देखेंगे, ठीक ना, जो अगली स्थलाकृति है वो क्या है, घोल रंध्र। क्या है, घोल रंध्र, ठीक ना। घोल रंध्र में क्या होता है कि यह कोई प्रदेश है, ठीक ना, और इसमें जो चूना है वो कुछ इस तरीके से जमीन के नीचे चला जाता है। जो चूना है वो कीप के आकार की आकृति बन जाती है। चूना युक्त प्रदेश में जब पानी बहता है तो जहाँ लाइम होता है तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी कीप की आकार की आकृति बन जाती है, तो इसको क्या बोलते हैं, घोल रंध्र। ठीक, क्लियर? बताइए। जब ऐसे कई घोल रंध्र हो जाएं, जब ऐसे कई घोल रंध्र हो जाएं, बात समझ में आ रही है? जब ऐसे कई घोल रंध्र हो जाते हैं, ठीक ना, छोटे छोटे, तब यह एक बड़ा घोल रंध्र बन जाता है। तब यह क्या होता है, एक बड़ा घोल रंध्र बन जाता है। भाई क्या बन जाता है? बड़ा घोल रंध्र बन जाएगा, ठीक ना। तो इस घोल रंध्र को क्या बोलते हैं, डोलाइन। यह घोल रंध्र क्या है, डोलाइन बोलते हैं। क्लियर? और फिर क्या होता है, जब ऐसे बहुत ज़्यादा डोलाइन हो, संख्या में जब ऐसे बहुत ज़्यादा डोलाइन हो, इनकी डोलाइन की संख्या बहुत ज़्यादा हो, कई डोलाइन हो, ठीक है, जब संख्या में बहुत ज़्यादा डोलाइन हो तो इस प्रकार के डोलाइनों को कहते हैं क्या, युवाला। क्या कहते हैं? पोलजे कहते हैं। इसका नाम पोलिये भी होता है। क्या? पोलिये या पोलजे। पोलिये हिंदी में जनरली जो है प्रोनाउंसिएट किया जाता है और पोलजे इंग्लिश में। तो पोलजे पोली दो। जब देखिए क्या होता है कि सबसे पहले क्या था, इसी बात को समझ लेना है। सबसे पहले जो घोल रंध्र है छोटा सा कीप के आकार का है, ठीक ना, और फिर क्या हुआ, ऐसे कई घोल रंध्र हमें देखने को मिलते हैं छोटे छोटे।
तो इसको क्या कहते हैं, डोलाइन। तो एक्चुअली डोलाइन यहाँ लिखिए आप। ऐसे जब छोटे छोटे घोल रंध्र मिल करके बड़े हो जाते हैं तो क्या कहलाते हैं, ये डोलाइन कहलाते हैं। बात समझ आ रही है ना, कंफ्यूज नहीं होना है। जब छोटे छोटे घोल रंध्र कई ठो हो जाते हैं तो पूरा सब कुछ घुल जाता है, तो ऐसा बड़ा रूप ले लेता है, तो क्या बोला जाता है इसको, डोलाइन। इसको डोलाइन बोलते हैं, ठीक। और जब कई डोलाइन ऐसे होते हैं तो इसको बोलते हैं क्या, पोलिए या पोल्जे। अब यह आकृति जब और बड़ी हो जाती है, ये आकृति जब क्या होती है, और बड़ी हो जाती है, बिल्कुल ही बड़ी, ठीक है। यह आकृति क्या होती है, जब और बड़ी हो जाती है। बात समझ में आ रही है। तो इस आकृति को क्या बोलते हैं, युवाला। युवाला, इस आकृति को क्या बोलेंगे, युवाला। युवाला, ठीक। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा ना बन करके ये सब कुछ धंस जाता है। जैसे कभी कभी क्या होगा, कुछ ऐसी परिस्थिति आएगी कि ये जो कीप के आकार का है, ठीक ना, ये जो कीप के आकार का था, ठीक है, एक संख्या में ज़्यादा है। कभी कभी क्या होता है, ये ऐसा है, ठीक ना, कभी कभी क्या होता है कि ये पूरा धंस जाएगा नीचे। तो ये जो आकृति बनती है, ठीक ना, वो इस टाइप की बन जाएगी। देखिए, तो ये पूरा धंस जाएगा नीचे और ये ऐसा हमें देखने को मिलेगा। भाई पहले ये था पूरा, पहले क्या था, ये था, ये क्या हुआ, ये ऐसे धंस गया। बात समझ में आ रही है। ये क्या हुआ भाई, ये पूरा धंस गया, तो पूरा धंस गया तो इस प्रकार से साफ हो गया, दिखने लगा। तो इसको बोलते हैं विलयन रंध्र। इसको क्या बोलते हैं, विलयन रंध्र। विलयन रंध्र क्या बोलते हैं, इसको विलयन रंध्र बोलते हैं। ये याद रखना है, ठीक। इसको विलयन रंध्र बोलते हैं। क्लियर हुआ, बताइए। हाँ, एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन भाई, एग्जाम में, नेट में क्वेश्चन, पीजीटी में तो डायरेक्टली आपको हो सकता है कि ऐसे इमेज दे दे, फोटो दे दे, पूछेगा बताइए क्या है, तो आपको पहचानना पड़ेगा। आप पहचान लेंगे, देखिए ऐसा। नेट में ऐसे क्वेश्चंस जनरली सामान्यतः नहीं आते। नेट में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेगा, नेट में जो क्वेश्चन पूछता है वो ये पूछेगा, 4-5 स्थलाकृतियों के नाम दे देगा। कुछ स्थलाकृतियाँ हिमानी से निर्मित रही होंगी, उसमें कुछ स्थलाकृतियाँ जल द्वारा होंगी, कुछ भूमिगत जल द्वारा होंगी, कुछ सागर द्वारा होंगी। उसमें से ये पूछेगा बताइए कौन सा जो समूह है, और 4 ऑप्शन दे देगा, और चारों ऑप्शन में 4-4, 5-5 स्थलाकृतियों के नाम रहेंगे। लेविज, लेपीज, ठीक है, कंदरा स्तंभ, स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट, ठीक ना, और विलयन रंध्र, युवाला, सब देगा उसमें। बताइए, पूछेगा बताइए कौन सा समूह निक्षेपात्मक स्थलाकृतियों का है। तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा कि निक्षेपात्मक कौन कौन सा है भाई इसमें। या पूछेगा कौन सा समूह अपरदनात्मक स्थलाकृतियों का है, उसमें उस समूह में फिर क्या होगा, काष्ठ स्थलाकृति भी रहेगी, ठीक ना, नदी द्वारा भी रहेगी, ठीक, हिमानी द्वारा भी रहेगी, सब रहेगा, मिक्स उसमें रहेगा। ये पूछेगा कौन सा समूह काष्ठ स्थलाकृतियों का है, ये भी पूछ सकता है कि ये निम्न स्थलाकृतियाँ दी हुई हैं, बताइए कि कौन सा ऑप्शन काष्ठ स्थलाकृतियों वाला है। बात समझ आ रहा है। तो नेट में इस प्रकार से प्रश्न क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। बात समझ आ रही है। नेट में इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए आगे देखते हैं। तो ये हो गया विलयन रंध्र। बात समझ आ रही है, ठीक ना। अब इसमें जो है, जो अगली स्थलाकृति है उसको हम देखते हैं, ठीक ना। तो असली जो अगली स्थलाकृति है वो क्या है, सब नोट कर लीजिएगा उसमें, ठीक। नंबरिंग हमने बाकी का नहीं किया था, उसको नोट कर लेना है, ठीक ना। काष्ठ खिड़की, काष्ठ खिड़की क्या है, काष्ठ खिड़की, ठीक। काष्ठ खिड़की भी अपरदनात्मक स्थलाकृति ही है। इसमें क्या कंडीशन होती है, जमीन आपको ऐसे दिखेगा और इसके ऊपर क्या होगा, जमीन के ऊपर क्या होगा
कि छोटे छोटे छेद बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? छेद बन जाएंगे। बात समझ में आ रही कि नहीं? जैसे मान लीजिए कि ये कोई धरातल है, क्या है ये एक कोई धरातल है, और यहाँ पे क्या है कि ये छोटे छोटे पानी क्या है, यहाँ से नीचे सरक के आया, ठीक ना, ऐसे ऐसे। बात समझ आ रहा है? अब होता क्या है कि इसमें से ऊपर से जब देखेंगे तो नीचे पूरी जगह क्या होगी, बड़े पैमाने पे खाली दिखाई देगी। तो इस प्रकार की स्थलाकृति को क्या बोलते हैं? कास्ट स्थलाकृति। क्लियर? देखिए ये छत है ना, छत में अगर हम ऊपर कहीं छेद कर दें, ऊपर छत में हम क्या करें, छेद कर दें, तो ऊपर से हम देखेंगे तो नीचे तो ये पूरा खाली दिखाई देगा ना। तो उसी तरीके से क्या है, कास्ट खिड़की होती है। हम इस छिद्र में से देखेंगे, नीचे बड़ा भाग क्या होगा, खाली दिखाई देगा। तो इसी को हम बोलते हैं कास्ट खिड़की। क्लियर? देखिए कभी कभी क्या होता है कि पानी हमें आता हुआ दिखाई देगा। पानी क्या होगा, हम दूर से देखेंगे तो दिखेगा नदी आ रही है, लेकिन नदी आ रही है रास्ते में गुम हो गई। नदी आ रही थी और रास्ते में क्या हो गई, गुम हो गई। तो कभी कभी क्या होता है कि नदी जब इधर से आती है ना बहते हुए, ठीक, नदी जब इधर से बहते बहते आती है तो कहीं पर गुम हो जाती है, तो धरातल के अंदर चली जाती है। किसके अंदर चली जाएगी? नदी चूना प्रदेश में धरातल के अंदर चली जाएगी। बात समझ में आ रहा? नदी धरातल के क्या हुआ, अंदर चली गई इधर, और वह प्रदेश क्या करता है, पूरी नदी को ही खा जाता है। नदी इसके बाद से विलुप्त हो जाती है। जैसे भारत में अगर बात करेंगे तो गुजरात में विलुप्त हो जाती है कौन, लूनी नदी। लूनी नदी है भारत में, गुजरात के रेगिस्तान में ही क्या होती है, वहाँ पे इलाके में विलुप्त हो जाती है, भूमिगत हो जाती है। तो भूमिगत नदियों में पूछेगा भारत में कौन सी नदी भूमिगत है बताइए, तो लूनी ऑप्शन में रहेगा, तो लूनी को आप लगाएंगे। ठीक ना, बात समझ आ रही? ठीक, ये चीज़। तो ये क्या होगी, नदी भूमिगत हो जाएगी, नदी आ रही थी गायब हो जाएगी, हमें दिखेगा ही नहीं। तो फिर इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अंधी घाटी बोलते हैं। अंधी घाटी कास्ट प्रदेश में इसका निर्माण होता है, ठीक ना। ब्लाइंड वैली, ब्लाइंड वैली, अंधी घाटी। क्लियर? देखिए एक और है कंदरा, कंदरा या गुफा। कंदरा या गुफा, गुफा का मतलब गुफा नहीं कहते हैं उसको, समझने के लिए हम बता रहे हैं। कंदरा जमीन के अंदर क्या होगा, जमीन के अंदर क्या होगा कि कंदरा बन जाता है, गुफाएं बन जाती हैं। गुप्ता धाम लोग घूमने जाते हैं, गुप्ता धाम घूमने जाते हैं ना, रोहतास के पठार पर बिहार में, ठीक है। तो गुप्ता धाम में क्या है भाई, वहाँ पर ऊपर की जो चट्टान है, जो ऊपर की चट्टान है, ठीक ना, वो बनी है किससे, बलुआ पत्थर से। जो ऊपर की चट्टान, ऊपर ये पठार है, पेड़ पौधे हैं, क्या है ये, पेड़ पौधे हैं, ठीक, घास फूस चट्टान पे ऊपर पहाड़ पे है। इसके अंदर की जो चट्टान बनी है, ठीक, इसके अंदर की जो चट्टानें बनी हैं वो किसकी बनी है, बलुआ पत्थर से, सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर किससे बनी है, बलुआ पत्थर से बनी है, ठीक। और जो नीचे की चट्टान है, ठीक, जो नीचे की चट्टान है ये किससे बनी है, जो नीचे की जो चट्टानें हैं ये बनी है चूना पत्थर से। तो ये हो गया सैंडस्टोन, बलुआ पत्थर, और ये हो गया लाइमस्टोन, चूना पत्थर। तो चूना पत्थर में क्या होता है, जब पानी कहीं से, बलुआ पत्थर में भी परतों में पानी कहीं से रिसता है, पानी कहीं से क्या करेगा, रिसता हुआ चला आएगा, ठीक, पानी कहीं से रिसता हुआ चला आया, ठीक, ऊपर से दिखाई नहीं देगा, या बगल से पानी कहीं से रिसता हुआ चला आया, ठीक, बगल से पानी क्या करेगा, रिसेगा। तो जो चूना पत्थर का क्षेत्र है, ठीक है, इसमें चूना
गल जाएगा। बात समझ में आ रही है? चूना क्या करेगा, इसमें गल जाएगा, इसमें चूना क्या करेगा, ये गल जाएगा। ठीक, तो अंदर जगह बन जाती है, तो यही गुफा होती है। क्या होती है? गुफा। गल गया है पूरा, अंदर क्या है, गला हुआ है, तो जगह बन जाता है। ठीक, तो वही क्या कहलाती है, गुफा। तो गुप्ता धन का जो कंडीशन है वो सेम कंडीशन यही है। ऊपर की जो चट्टान है वो बलुआ पत्थर की है, नीचे की चट्टान है वो चूना पत्थर की है। चूना अंदर पूरा चूना पत्थर नहीं है, मिक्स है। जो चूना पत्थर वाला एरिया था वो पानी जाते ही गल गया, रिस करके और नीचे चला गया, तो यहाँ की जगह क्या हो गई, खाली हो गई, वही गुफा बन जाता है। बात समझ में आ रही है ना? ठीक, तो ये थी कुछ अपरदनात्मक स्थलाकृतियों की बात। क्या थी ये सब? अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ थी। अब हम लोग देखेंगे निक्षेपात्मक। क्या देखेंगे? निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ। निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ भी बड़ी सुंदर होती हैं देखने में। जैसे कहीं गुफा है, क्या है, कोई गुफा है, ठीक, पानी ऊपर से रिस रिस के क्या कर रहा है, आ रहा है। तो जो गुफा की जो छत है, इस छत से क्या हो रहा है, पानी टपक रहा है, ऐसे ऐसे पानी क्या हो रहा है, टपक रहा है। इस गुफा की छत से पानी क्या हो रहा है, टपक रहा है। तो पानी जब टपक रहा है तो चूना भी तो पानी के साथ आ रहा है। तो जब टपकता है तो कभी कभी क्या होता है कि ये चूना इस टाइप से हो जाता है। चूना क्या होता है, इस टाइप से हो जाता है, ठीक ना, ऐसे। ठीक, टपकते टपकते भी क्या होता है, उसमें एक ऐसी स्थलाकृति बन जाती है। इसी स्थलाकृति को क्या बोलते हैं, स्टैलेक्टाइट। ऊपर वाला क्या होता है, स्टैलेक्टाइट या आश्चुताश्म। आश्चुताश्म, ठीक, क्विज वगैरह होता है तो उसमें आता है ना, टेलीग्राम पे जो क्विज कराते हैं उसमें आया होगा आश्चुताश्म। ठीक, तो वही आश्चुताश्म है या स्टैलेक्टाइट। अब भाई जब पानी यहाँ से टपक रहा है तो नीचे कहीं टपक रहा होगा ना। तो जो फर्श होती है, क्या होती है, जो फर्श होती है, यहाँ पर भी टपकते 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 क्या होता है कि इस प्रकार की जो है कि स्थलाकृति बन जाती है। बस समझ में आ रही है? इस प्रकार के भाई पानी आ रहा है तो टपकते टपकते ये भी ऊंचा हो जाएगा। चूना क्या होगा, चूना इकट्ठा होते 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 जमते जमते ये भी क्या हो जाएगा, चूना ऊंचा हो जाएगा। क्लियर? तो ये चूना भी ऊंचा हो जाएगा। बात समझ आ रही ना? तो इसको क्या बोलेंगे भाई, स्टैलेग्माइट। ये क्या होता है, स्टैलेग्माइट होता है। इसको क्या बोलते हैं, स्टैलेग्माइट या निश्चुताश्म। एग्जाम में दोनों पूछ सकता है, आश्चुताश्म भी आपको दे सकता है, निश्चुताश्म भी आपको दे सकता है, या स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट भी बोल सकता है। ठीक, तो ये हो गया क्या भाई, जब कंदरा की या गुफा की छत से पानी टपकता है तो टपकते टपकते उसका चूने का ऊपर इस तरीके से जमाव हो जाता है। छत से पानी टपक रहा है तो चूना, अगर चूना युक्त पानी है तो जो चूना होगा, चूना का धीरे धीरे जमाव होना शुरू हो जाएगा, तो ऐसे लटक जाएगा। ऊपर देखेंगे तो ऐसे लटका रहेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, स्टैलेक्टाइट। और जहाँ पानी नीचे गिरेगा, ऊपर से आ रहा पानी चूरा है, नीचे जहाँ जमीन पे गिरेगा वहाँ भी चूना इकट्ठा इकट्ठा होते 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 इस तरीके की आकृति बन जाएगी, ठीक इसी के नीचे। तो ये क्या होगा, स्टैलेग्माइट होगा और निश्चुताश्म होगा। ठीक भाई, तो ऊपर से गिर रहा है और नीचे इकट्ठा हो रहा है, तो ऐसी भी कंडीशन आएगी ना कि ये दोनों क्या होंगे, ऐसे बढ़ते 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 ये दोनों क्या हो जाएंगे, ज्वाइंट हो जाएंगे। ज्वाइंट हो जाएंगे ना, ये क्या होंगे, दोनों ज्वाइंट हो जाएंगे। भाई कभी ना कभी तो ये भी बढ़ रहा है और नीचे से भी बढ़ रहा है, तो ये भी ज्वाइंट हो जाएंगे। तो इसको क्या बोलते हैं, कंदरा स्तंभ। कंदरा स्तंभ। ठीक, क्या बोलेंगे इसको, कंदरा स्तंभ। ये क्या है, निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं। एक चीज़ देखिए,
कभी कभी चूना जो होता है यहाँ पे रिस करके ये ऐसे बन जाता है। चूना का जो निक्षेप है वो फर्श पे गिरेगा तो कभी कभी ऐसे बनता है, ऊंचा ऊंचा ऐसे ऐसे बन जाता है। बात समझ में आ रही है? ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं? फ्लो स्टोन बोलते हैं। फ्लो स्टोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्लो स्टोन। ठीक, और एक बात और ध्यान दीजिए कि ये जो चीज़ जो स्टैलेक्टाइट है, जो स्टैलेक्टाइट है, अगर स्टैलेक्टाइट का कोई छोटा रूप ऐसे है, छोटे छोटे जो स्टैलेक्टाइट होते हैं, ठीक ना भाई, पानी तो एक ही जगह से कंदरा में टपकेगा नहीं, कई जगह से टपकेगा। तो जो छोटे छोटे जो स्टैलेक्टाइट होते हैं, ये वाले, ये जो छोटे छोटे जो स्टैलेक्टाइट होते हैं, इनको हेलेक्टाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेलेक्टाइट बोलते हैं। क्या बोलेंगे इनको? हेलेक्टाइट। ठीक, ये बहुत बारीकी चीज़ है। और देखिए कभी कभी क्या होता है कि ऐसे बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे नीचे की तरफ क्या बनेंगे? नीचे की तरफ ऐसे छोटे छोटे क्या बनेंगे? स्टैलेग्माइट बनते हैं। लेकिन जब इनकी आकृति छोटी होती है तो इसको क्या बोलते हैं? हेलेग्माइट। इनकी आकृति क्या होती है? हेलेग्माइट होती है। इनकी आकृति क्या होती है? हेलेग्माइट होती है। ठीक, कंदरा के अंदर, किसके अंदर? कंदरा के अंदर जितनी भी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बनेंगी, जितनी भी निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ बनेंगी, इन सभी स्थलाकृतियों को स्पीलियोथेम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्पीलियोथेम। इन सभी स्थलाकृतियों को क्या बोलेंगे? स्पीलियोथेम। ठीक, और अंदर जो मुख्य जो इस प्रकार की जो स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जैसी की आकृतियां हैं, इन स्थलाकृतियों को क्या बोलते हैं? ड्रिप स्टोन। इन स्थलाकृतियों को क्या बोलते हैं? ड्रिप स्टोन। ठीक, अब एक बार फिर से समझ लीजिए अंतर क्या है। पहले हमने आपको अलग अलग सबका नाम बता दिया, फिर हमने ये बताया कि कंदरा के अंदर जितनी भी प्रकार की स्थलाकृतियां बनेगी उन सबको स्पीलियोथेम बोलेंगे। और स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट जो ड्रिप की तरह है ना, चू रहा है, तो इसकी इन दोनों को संयुक्त रूप से ऐसी स्थलाकृतियों को क्या बोलते हैं? ड्रिप स्टोन बोलते हैं। तो कास्ट स्थलाकृतियों में आपको स्टैलेक्टाइट स्टैलेग्माइट दिया हो सकता है और अलग से ड्रिप स्टोन भी दे सकता है। स्थलाकृति और है इसमें जिसको हम लोग क्या करते हैं? समझ लेते हैं। उसका नाम है क्या? पोनोर। इस स्थलाकृति का नाम क्या है? पोनोर। ठीक, अब पोनोर स्थलाकृति क्या होती है? ये कोई ओपन फील्ड है, ये ओपन फील्ड है। अब पानी क्या कर रहा है? कहीं से बहता हुआ जा रहा है। पानी कहीं से बहता हुआ क्या कर रहा है? जा रहा है। और यहाँ की सतह क्या है? कमजोर है। तो पानी यहाँ से क्या हुआ? अंदर इसमें चला गया। कभी कभी हम देखते हैं खेतों में, गेहूं का खेत होता है, चूहे बिल बनाए होते हैं, तो पानी जब जाता है तो उसी बिल में जाने लगता है। तो जाते 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 वह जो बिल होता है वो थोड़ा बड़ा हो जाता है। उसी को समझिए कि वह क्या है? पोनोर है। ये एक अपर्दनात्मक स्थलाकृति है। छूट गई थी, समझ लीजिए इसको, ठीक ना? हाँ, तो पोनोर क्या होता है समझ में आ गया? कोई ओपन फील्ड है, पानी जा रहा है, बीच में उसको कहीं मिल गया क्या? चूना प्रदेश मिल गया, तो चूना प्रदेश को गला करके उसी के अंदर जाने लगेगा, तो अब पोनोर होता है। और नदी है, भयंकर पानी आ रहा है खूब ज़्यादा मात्रा में, और नदी गायब होने लगी, जाने लगी, तो उसको क्या बोलेंगे? अंधी घाटी। बताया था हमने, ठीक ना? तो बस आज के लिए इतना ही। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे क्या? हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को, ठीक ना, अगली क्लास में। चलिए।